और जी वेलकम बैक टू द व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डू आई रिग्रेट मूविंग टू कनाडा। तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 years नाउ एंड आई बीन डॉक्यूमेंटिंग माई एंटायर जर्नी ऑन दिस चैनल। तो कभी कभी मैं जब ग्राउंड रियलिटी की वीडियो शेयर करता हूँ तो नीचे कमेंट आ जाता है कि भाई इतनी दिक्कत हो रही तो आप वापस क्यों नहीं आ जाते इंडिया। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि डू आई हैव एनी रिग्रेट्स और एनी प्लान्स मूविंग बैक टू इंडिया। सो व्हिच विथ मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर मैं कनाडा नहीं आता और इंडिया रहता तो शायद मेरी जो ज़िंदगी है ज़्यादा बड़ी होती उस टाइम के लिए। उस टाइम मैं ज़्यादा इन्जॉय करता बिकॉज एज सून एज आई टर्न्ड 18 मैं 12वीं के बाद सीधे कनाडा आ गया था, यहाँ पे लैंड हो चुका था। लेकिन अगर मैं वहाँ पे रहता और कॉलेज वगैरह जाता तो मुझे लगता है बढ़िया फ्रेंड सर्कल बनता, खूब मस्ती करते, इन्जॉय करते, ज़िंदगी के मूवमेंट्स क्रिएट करते, मज़ा आता। लेकिन मैं यहाँ पे आ गया तो भाई एयरपोर्ट पर लेने के लिए तो मेरे पास कजन्स थे, ठीक है, मेरे जो यहाँ पे पहले से मेरे कजन्स रह रहे थे वो आ गए थे एयरपोर्ट पर लेने। लेकिन मैं उन्हीं के साथ जब घर गया एंड अगली सुबह में उठा, आई रिमेंबर मेरे को कोई बेड टी नहीं मिली, कोई ब्रेकफास्ट नहीं आया, लंच का टाइम हो गया एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट कि भाई यहाँ पे खाना वाना बनता है कि नहीं बनता है। क्योंकि उस टाइम पे मेरे जो कजन्स थे वो सब अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे। अब स्टूडेंट लाइफ तो सबको पता भाई कितनी स्ट्रगलिंग होती है, कोई खाने पीने का स्केड्यूल नहीं, कोई सोने का स्केड्यूल नहीं, कोई काम पे आ रहा है, कोई काम से जा रहा है, कोई कॉलेज आ रहा है, कोई कॉलेज आ रहा है। तो ऐसा था कोई मेरे को लंच ब्रेकफास्ट ऐसा था कोई वैरायटी नहीं मिली मेरे को, ठीक है। मैंने खुद ही ब्रेड जैम लगा के खाई एंड उस टाइम रियलिटी हिट की कि भाई अब कनाडा लैंड हो चुके हैं। एंड जब फिर मेरे को अकोमोडेशन ढूंढनी थी अपने कॉलेज के पास, तो मेरे कज़न थे वो किचन में रहते थे एंड मेरा जो कॉलेज था वो स्कारबरो में था, सेंटिनल कॉलेज। तो मेरे को इतनी दूर से तो भाई ऑब्वियसली मैं जगह नहीं बुक कर सकता था क्योंकि मैं कब देखने आता एंड क्या करता क्या नहीं करता। तो उन्होंने मेरे को अपने कुछ टाइम के लिए 2-4 दिनों के लिए कहीं फ्रेंड्स में बातचीत करके यहीं रुकवा दिया। एंड उसके बाद मेरे को लगा कि भाई अपनी फेसबुक पे किसी से बात हुई, मेरे को लगा भाई अपनी अकोमोडेशन हो गई है डन, अब अपने को बिस्तर अपना उठाना है, ठीक है, बैग बस्ता उठाना और पहुंच जाना है। और मैंने वही किया, मैंने सामान वगैरह उठाया, 2-4 दिन में वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे मेरी किसी से ऑनलाइन बात हुई थी। एंड वहाँ पे जाके मैंने रियलाइज़ किया कि भाई मेरे साथ तो स्कैम हो गया है, क्योंकि उन्होंने मेरे को जो चीज़ें ऑनलाइन, ठीक है, कमिट की थी वहाँ पे थी नहीं, ठीक है। मतलब सबसे छोटा घर में जो कमरा था वो मुझे मिला था, जो कि मुझे एक 6 फुट के इंसान के साथ शेयर करना था। और वहाँ पे हीटिंग नहीं चल रही थी एक ही कमरे में। मतलब बाय लॉ कैनेडियन जो अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है, कनाडा के अंदर हाउसिंग हो, बेसमेंट हो, कुछ भी हो, बाय लॉ हीटिंग चाहिए होती है सर्दियों में, नहीं तो आप तो मतलब जिंदा नहीं बचोगे, इतनी ठंडा हो जाती है यहाँ पे। और उस इकलौते कमरे में भाई कुछ नहीं था, कोई बिस्तर नहीं था, कोई हीटर नहीं था, कुछ नहीं था। एंड मैंने कैसे रात काटी मैं ही जानता हूँ, ठंड में लेट के पूरी रात मैं सोया नहीं था। एंड अगले दिन मैं अपना बैग जाके उठाया, मैं इससे पहले मुझसे पैसे पकड़े, क्योंकि बाय लक वहाँ पे लड़के ही थे जिनसे मेरी बात हुई थी, किसी लैंडलॉर्ड से नहीं हुई थी। तो मैंने कहा भाई मैंने पैसे नहीं पकड़ा है, सामान उठाता हूँ, बस पकड़ता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, जितने लोग मिलेंगे सबसे बात करूँगा कि भाई आपके पास जगह होगी, आपके पास जगह होगी। मैंने वही किया। अगले दिन मैं पहुँच गया, अपने सारे सूटकेस जो इंडिया से लेके आया था लेके मैं वहाँ पे पहुँच गया। मैं कहा भाई आपके पास जगह होगी, जितने बंदे मिल रहे हैं सब इंडियन, गुजराती, पंजाबी, पाकिस्तानी, सबसे मिल रहा हूँ, आपका कौन सा कोर्स है। 2-4 ऐसे बातें करता था पूछने के लिए, थोड़ा कनेक्शन बनाने के लिए। एंड देन मैं सीधे पूछ लेता भाई जगह है आपके पास, क्योंकि मेरे पास नहीं है शाम को कहीं जाने के लिए, सीधे कॉलेज से अब मैं घर ही जाऊँगा। तो वहाँ पे करते करते मेरी किसी से बात होगी एंड मेरे काफ़ी बढ़िया गुजराती दोस्त बन गए एंड उन्हीं के साथ मैंने रहना शुरू कर दिया। तो पहला झटका तो भाई खाने का लगा कि भाई बैठे बिठाए नहीं मिलने वाला। दूसरा झटका था अकोमोडेशन का कि इतना आसान नहीं है रेंटल ढूंढना है। मेरे को फिर जॉब भी ढूंढनी थी। यार रिमेंबर मैं सेंटिनल कॉलेज की बस से उतरा था एंड बस स्टॉप पे किसी ने पोस्टर लगाया था कि भाई उनके पास जॉब है। मैंने कॉल किया, उन्होंने एड्रेस दिया, मैं वहाँ पहुँच गया। मैं वहाँ पहुँचा तो भाई मैं दरवाजा खोला, अंदर गया तो कोई कारखाना सही था। तो बेसिकली वो फर्नीचर के वर्कशॉप थी जहाँ पे पेंटिंग, सैंडिंग, ये सब फर्नीचर तैयार किया जाता था। एंड मैं अंदर गया, मैं कहा यार ये तो नहीं हो सकता, मतलब भाई कारखाने में कौन काम करता है, कारखाने में तो मजदूर काम करते हैं। अपने ने तो भाई इंडिया में 12वीं पास की है, 12वीं पास बंदा टीनेजर, उसकी तो मतलब ख्वाहिशें ही बहुत बड़ी होती हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं। तो मेरे को तो रियलिटी का पता नहीं था, तो मैं वहाँ से निकल आया। एंड उसी के बाहर निकलता मेरे को कॉल आ गया उसके ओनर का जिसने ऐड डाली थी। कहते कि भाई आपको हमने पीछे से आवाज़ लगी, आप अंदर नहीं आए। मैं यही है जगह काम करने की? कहते हाँ यही है जगह। फिर मैं वहाँ पे थोड़ा टाइम काम किया उस फर्नीचर के कारखाने से मैं। एंड वहाँ पे अलग रियलिटी हिट हुई कि अच्छा भाई ऐसी जॉबें भी करनी पड़ती हैं। मैंने कभी ज़्यादा किसी को बताया नहीं कौन कौन सी जॉब्स की है, बट ये चीज़ वन ऑफ द फर्स्ट जॉब्स जो मेरे को मिली थी। तो ऐसा करके रियलिटी में भाई बहुत सारे झटके लगे। अगर मैं इंडिया होता तो मज़े से बैठे बिठाए खाना मिल रहा होता, पैसों का तो सोचना ही नहीं होता, जॉब तो भूल ही जाओ। भाई लोग आज भी नहीं मेरी उम्र के इंडिया में कई जॉब ढूंढते हैं, आज भी मज़े मस्ती कर रहे हैं। बट यहाँ पे तो पहले महीने में मेरे को जितने सारे दिन देखने को मिल गए वो तो मतलब अलग ही चीज़ होगी। बट हाँ इन सब चीज़ों का कोई रिग्रेट नहीं है, कोई मेजर रिग्रेट नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब इनिशियल फेस हर किसी को जाना ही होगा। तो मैं भी इसी टाइम से पास थ्रू किया था, बट मैंने सोचा थोड़ा सा शेयर कर दूँ आपको, थोड़ा सा आप रिलेट कर पाएँ मेरी कहानी से। और यार दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे आके रियलाइज़ की, सिंस मैं जनवरी इनटेक में आया था, मैंने देखा कि भाई वेदर तो बहुत ब्रूटल है। मतलब इंडिया में लोग कहते थे भाई कनाडा ठंड होती है, ये होता है वो होता है। मैं तो भाई कभी शिमला नहीं गया था, सही बताऊँ तो। मैं तो होशियारपुर में रहा था, और होशियारपुर हिमाचल के साथ ही लगता है काइंड ऑफ, ठीक है पंजाब में, बट हिमाचल साथ ही है। तो थोड़ी थोड़ी ठंड होती थी, मतलब 5-10 डिग्री चला जाता था सर्दियों के टाइम पे, बट ऐसा नहीं था कुछ -20-25 चल रहा हो। मैं यहाँ पे आया, रिमेंबर मेरा पहला डायलॉग एयरपोर्ट से बाहर निकलते था कि ओ तेरी इतनी ठंड।
स्टिल रिमेंबर दैट कि भाई आज से 6 साल पहले, मतलब ऑलमोस्ट 6 साल हो गए मेरे को रहते हुए, तो मेरा पहला डायलॉग यही था कनाडा लैंड होता ही, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी भाई। अब ठंड में ऐसा नहीं है कि भाई आप 2 स्वेटर पहन लो और आप बोलो काम चल जाएगा, ठीक है ठंड है, बट ठंड से जैसे अब जॉब्स कम हो जाती हैं, ठीक है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंदा लेता है उसको पता है 1-1 घंटा बस स्टॉप पे खड़ा होना पड़ेगा, उसको पता है कि भाई स्नो में अगर आपके पास गाड़ी हो तो गाड़ी चलानी कितनी मुश्किल होगी, तो ठंड से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। एंड विंटर्स में थोड़ी थोड़ी डिप्रेशन भी आती है। अब जो बंदा बेसमेंट में रहता है, जैसे कि मैं रह रहा था, बाहर की सनलाइट तो अंदर आती ही नहीं है, सारा दिन क्लाउडी बना हुआ, बर्फ पड़ रही है, बारिश हो रही है, अंदर तो पता नहीं चलता बाहर दिन में रात है बंदा। मतलब जिस दिन तो काम पे जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तब तक ठीक है, जिस दिन कभी घर बैठ गया इतनी डिप्रेशन आती थी ना, वही पता नहीं, मतलब ऐसा लगता था कि दुनिया जी जा रही है, हम लोग बस जिंदगी बिता रहे हैं, हमारा सर्वाइवर हुआ है और लोग दुनिया जी रहे हैं। बड़ा मुश्किल रहता था वेदर के कारण, क्योंकि इंडिया में ऐसा वेदर देखा नहीं था। इंडिया में सारे सीजन आते हैं, मैं मानता हूँ इंडिया में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, बट अदर देन दैट इंडिया की सर्दी काफ़ी बढ़िया सर्दी है, मतलब बंदा इंजॉय कर सकता है। एंड कनाडा आने के बाद, ठीक है, कनाडा आने के बाद आपको इंडिया की सर्दी इंजॉय वाली लगेगी। एंड इंडिया की बारिश तो भाई मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पे आज तक मैंने वैसी बारिश नहीं देखी कि प्रॉपर मानसून आए, रोज़ तेज़ बारिश हो और भाई थोड़ा बंदा बाहर जाके भीग ले, बढ़िया नहा ले बारिश में, थोड़ा एंजॉय करे बारिश को, ठीक है। वो मिट्टी की खुशबू वाला माहौल यहाँ पे कम ही बनता है, तो मज़ा नहीं आता इतना। तो ये भी मेरे को थोड़ा शौक सा लगा था, क्योंकि वीडियो में भाई किसी से सुन लोगे तो वो फीलिंग नहीं पता चलेगी क्या होती है -35 एक्सपीरियंस करने वाली। जब यहाँ पे आओगे तभी पता चलेगा, इनसे आपकी लाइफ काफ़ी इंपैक्ट होती है। सर्दियों के दौरान आप देखोगे आपका स्केड्यूल ही अलग चल रहा होता है, कनाडा बिल्कुल अलग लगता है। कहाँ गर्मियों में आप बाहर निकलते शॉर्ट्स पहन के, हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़ के, गर्मियों में आप बाहर निकल तो भाई इतने कपड़े पहन के, हाथ में कॉफ़ी पकड़ के, तो माहौल पूरा बदल जाता है। और आगे यहाँ पे मैंने यार एक चीज़ नोटिस की कि भाई यहाँ पे ना कनाडा में, बेसिकली अमेरिका, बिलीव कहीं भी चला जाओ, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, लोगों का जो स्केड्यूल है ना, टाइम स्केड्यूल डेली लाइफ का, भाई बहुत ज़्यादा बिजी हैं लोग, बहुत ज़्यादा हसलिंग वाला माहौल है भाई। कोई काम से आ रहा है, कोई जा रहा है, जैसे मैंने बताया स्टूडेंट लाइफ में रहता है। अब भाई आपका रूममेट भाई हो सकता है अपने क्लासेस लगा के कॉलेज की घर आया हो और आप काम पे जा रहे हो, आप काम से घर आए हो तो कोई और कहीं जा रहा हो, मतलब आपस में रह के भी, मतलब सेम घर के अंदर रह के भी लोगों की शक्ल देखने को नहीं मिलती, ऐसा माहौल रहता है। कोई नाइट शिफ्ट पे काम कर रहा है, कोई किसी का सुबह काम है, किसी की क्लासेस सुबह है, किसी की शाम को है, ये वो, मतलब पता नहीं चलता था भाई क्या हो रहा है, मतलब बस चली जा रही है जिंदगी। वही कह रहा हूँ, बंदा जी नहीं रहा होता, बंदा सर्वाइव ही कर रहा होता, बस दिन काट रहा है बंदा, ऐसा हिसाब हो जाता है। कोई बर्थडेज नहीं आते, कोई एनिवर्सरीज नहीं आती भाई, कोई फेस्टिवल नहीं देखने को मिलता। मैंने न जाने कितने साल से, मतलब कोई होली, दिवाली, दशहरा देखा ही नहीं, बैसाखी, लोहड़ी, मैं तो मतलब ही भूल गया हूँ, सही बताऊँ तो। लोग व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, मैं कहता हूँ भाई हैप्पी दिवाली टू यू एज वेल, ठीक है, बस इतना सही रहता है भाई हैप्पी दिवाली के नाम पे। आज तक यार रिमेंबर, मैंने हर एक न्यू ईयर, हर एक दिवाली, हर एक दशहरा, हर बर्थडे पिछले 5-6 सालों से मैंने वही काम पे निकाला है। मेरा कोई ऐसा मतलब रहा नहीं एंजॉय करने वाला। हाँ, आई बिलीव मंदिर गुरुद्वारा में जाओगे तो थोड़ा माहौल मिल जाएगा डिफरेंट, बट वो फील नहीं है ना भाई जो इंडिया में होती है दिवाली मनाने की फील, वो फील यहाँ पे थोड़ी आएगी, वो होली की फील यहाँ पे नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि यार यहाँ पे हसलिंग स्केड्यूल है। एंड टू बी ऑनेस्ट आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, यहाँ पे ना अगर आपको किसी के घर जाना हो, किसी से बात करनी हो, तो पहले पूछना पड़ता है कि भाई तू फ्री है, कब कॉल करूँ, भाई तू फ्री है, कब मिले। मतलब वो मिलने का भी फिर 6 महीने बाद ही प्लान होता है, क्योंकि हर किसी की लाइफ बिजी है, हर एक बंदे का अलग स्केड्यूल, हर बंदे की अलग प्रायोरिटीज़ हैं। अब आज के टाइम पे मेरे बहुत सारे काम चल रहे होते हैं डेली लाइफ में, सुबह से शाम तक का स्केड्यूल पैक होता है। अगले 6 महीने 1 साल के प्लान मेरे ऑलरेडी रेडी है, मैं किस महीने क्या क्या करने वाला हूँ, क्या क्या गोल मैंने सेट किए हैं, क्या क्या अकम्प्लिश करने हैं, कैसे करने हैं, दिन के कितने घंटे क्या कर रहा हूँ, पहले सब कुछ सेट है। तो लोगों से मिलना जुलना बहुत कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में तो यार बंदा, मतलब मैं तो क्या बोलूँ भाई, सारा दिन मैं दोस्तों के घर या दोस्त मेरे घर ऐसे रहता था। पूरा दिन भाई गली मोहल्ले में घूमते रहो, इधर उधर घूमते रहो, टाइम पास नहीं हो रहा, कुछ खाने चले जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, वेलापंती कर ली दुनिया भर की, क्योंकि घर वालों के पैसे और अपन फ्री हैं, अपने पास थोड़ी कोई काम है। स्कूल स्टूडेंट को क्या ही काम होता है, बस पढ़ाई का, वो भी अगर आपने स्कूल से आकर नहीं किताब को हाथ लगाया तो नहीं लगाया। तो वो ज़िंदगी बहुत अलग थी भाई जो यहाँ पे मैंने ज़िंदगी एक्सपीरियंस की। लिटरली मेरी, मतलब मैं कहूँगा पहले जो स्टूडेंट लाइफ थी ना, स्टूडेंट लाइफ में तो मेरी घर पे बात ही होनी बहुत कम हो गई थी। वहाँ पे मतलब मैं सुधार सकता था, बट जैसा जैसा स्केड्यूल चल रहा था ना, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल था, कुछ नहीं पता था कब सो रहा हूँ, कितने घंटे सोने को मिल रहा है, कब खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, ये कुछ नहीं था। पहले 1-2 साल तो मैं कहता हूँ मैं महीने में एक बार घर पे बात करता था, बताने के लिए कि भाई मैं जिंदा हूँ, अभी चल रही है ज़िंदगी मेरी। तो वो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा स्केड्यूल मेरा हेक्टिक हो गया था, कुछ नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस ये था कि भाई स्टूडेंट लाइफ खत्म कर लें, फीसें पे ऑफ हो जाए, वर्क परमिट हाथ में आ जाए, तो भाई थोड़ी ज़िंदगी आगे शुरू करें। उसके बाद भी अलग ही हसल होती है, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, जो मैं स्टूडेंट लाइफ से यहाँ पे देखता हूँ भाई, जिस भी बंदे से मिलता था ना, हर एक बंदा कहता था यार पैसे नहीं बचते। मतलब कोई बंदा यार $15 की जॉब कर रहा है, कोई 17 की कर रहा है, कोई 20 की कर रहा है, कोई सैलरी पे लगा है, कोई $1 लाख कमा रहा है, किसी की नाइट शिफ्टें चल रही हैं, कोई सुपरवाइजर है, कोई मैनेजर है, बट हर एक बंदा ये कह रहा है भाई मेरे पैसे नहीं बचते। तो यार मैं पहले दिन से ये चीज़ें सुनता, मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई ये क्या कंट्री है, लोग इतना पैसा कमाते तब नहीं पैसे बचते। स्टूडेंट लाइफ में इंसान के पास पैसे नहीं है, वर्क परमिट में इंसान के पास पैसे नहीं है, PR हो के भी भाई कई लोगों के पास आप देखोगे कि पेचेक टू पेचेक लाइफ चल रही है, उनके पास भी पैसे नहीं है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि इंडिया में तो ऐसा होता नहीं यार। मतलब हमें 90s किड बचपन से यही सुना था, स्कूल
जाओ, अच्छे नंबर लो, अच्छे कॉलेज जाओ, फिर अच्छी डिग्री लो, अच्छी जॉब लो, एंड देन यू सेटल डाउन। बट यहाँ पे कोई बंदा सेटल ही नहीं हो पा रहा। मैं कहा यार ये क्या सिनेरियो है। और तब तक तो मुझे ये भी नहीं पता भाई घर वगैरह कैसे खरीदने हैं, अच्छी हाई पिंग जॉब कैसे चाहिए। मैं तो पहले ये चीज़ें देख के काफ़ी चौंक गया था कि यार पैसे क्यों नहीं बचते किसी के पास। एंड मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि यार बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बहुत स्पीड पे बढ़ती है, बट वेजेस उस हिसाब से नहीं बढ़ती। कॉज आई थिंक 2017 में आया था, तब $13 होती थी मिनिमम वेजेस, जो कि आज पे सिर्फ 15 ही पहुंची है आज की डेट में। और रेंटल तब मिल जाते थे $300 शेयरिंग में, जो कि आज $600 शेयरिंग में मिलता है। ठीक है, तो भाई आप देख सकते हो $300 वर्सेस $600 और $13 वर्सेस $15, कोई फर्क नहीं आया भाई इनकम में। बट एक्सपेंसेस तो ताबड़तोड़ मतलब आसमान छू चुके हैं। जो चीज़ें कभी $1000 में मेरे दोस्तों ने गाड़ी खरीदी थी यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ में 2018-19 में, और आज की डेट में भाई $1000 में तो गाड़ी के टायर नहीं आ रहे। तो सिनेरियो बहुत बदल चुका है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन स्टिल यू हैव टू फाइंड योर वे कि आप कैसे पैसे बचाने वाले हो, क्योंकि जस्ट पॉइंटिंग आउट प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ और इन गवर्नमेंट और इकोनॉमी, उससे आपका तो कुछ नहीं बदलने वाला, राइट। वी कैन ऑलवेज ब्लेम द गवर्नमेंट और हूएवर वी वांट, बट उससे हमारी सिचुएशन नहीं बदलती। तो मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी वीडियोस में ग्राउंड रियलिटी शेयर करता हूँ, बट मैं ये नहीं कहता कि सारी ज़िंदगी इसी को लेकर पकड़े रहो, इसी को बैठ के कोसते रहो, बट इससे आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला। तो एक्नॉलेज करो कि भाई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, देन यू वर्क आउट ऑन ए प्लान कि भाई मैं इसे कैसे टैकल करने वाला हूँ, देन यू फाइनली अचीव योर गोल्स कि भाई मेरे को क्या करना है, कैसे करना है इस चीज़ को बाईपास करने के लिए। अगर हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ठीक है, तो मैं अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी कम से कम रख सकूँ, कैसे पैसे मैनेज करूँ, ये सब चीज़ें आप जानना ज़रूरी समझे, ताकि आप आगे निकल सकें। अनलेस आप यहीं पे हमेशा प्रॉब्लम्स को ब्लेम करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग करने वाले हैं, आप देखने वाले हो। मैंने पिछले 6 सालों से देखा है और आप भी देखने वाले हो। बहुत सारे लोग होंगे जो हमेशा पेचेक टू पेचेक ही चलने वाले हैं, बट उस भेड़ चाल के पीछे मत चलें भाई, ठीक है। कुछ यहाँ की इकोनॉमी की भाई स्कीम है कि हर एक बंदे को आते क्रेडिट कार्ड थमा दो, उसके बाद गाड़ी का लोन आसानी से अप्रूव करा दो, फ़ोन फाइनेंसिंग पे दे दो, कच्चे फाइनेंसिंग पे दे दो कि भाई हर एक बंदा महंगी चीज़ें लेता जाए, उसकी किस्तें देता जाए और काम पे जाता जाए। उसको मतलब सोचने का मौका ही नहीं दो कि मेरे को ज़िंदगी में सेटल भी होना है, मेरे को अच्छे पैसे भी कमाने हैं, उसको इस सर्वाइवल जॉब में टिकाए रखो। ये भी भाई बहुत बड़े लेवल की स्कीम है जो समझने वाली बातें हैं, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग लगाएं कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो मेरे को तो यही लगा कि भाई ये इकोनॉमी की टेक्निक ही यही है कि बंदा मतलब आखिरी दम तक काम पे जाता रहे, वर्कफोर्स की कमी ना हो इनको, टैक्स पेयर्स की कमी ना हो इनको, ठीक है। लोगों को इतना बड़ा सोचने का मौका ही ना दो, वो सर्वाइवल गेम में ही फंसे रह जाए। तो ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल थी मेरे लिए। और उसके बाद भी यार वर्क परमिट पे आगे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान नहीं होती। एक्चुअली में तभी टेंशन शुरू हुई थी कि पीआर कैसे लेनी है। तो सबसे पहले तो मैं गया था कंसल्टेंट के पास, जिसने मेरे को पैसे लेके बोला कि भैया हम तेरे को ये जॉब दिला रहे हैं फलानी, और मैंने भाई जाके वहाँ पे उस जॉब के पास, वर्क प्लेस के पास जाके अकोमोडेशन बुक कर ली, पैसे दे दिए, शिफ्टिंग करनी शुरू कर दी। एंड देन मैं एम्प्लॉयर के पास गया, बंदा कहता हमने तो आपको जॉब ही नहीं ऑफर करनी। वो जॉब ही मतलब एजेंट ने इतने पैसे लेने के बाद मिनिमम वेजेस वाली ऑफर की थी, जो उसके हिसाब से मेरे को पीएनपी या पीआर में सपोर्ट करेगी। बट पहली जॉब तो मेरी भाई वहीं पे पत्ता कट गया मेरे साथ, वो भी आप कह लो काइंड ऑफ स्कैम ही हो गया। एंड उसके बाद मैंने एक जगह पे काम किया एज ए फील्ड टेक्नीशियन, वहाँ पे 8-9 महीने काम किया। एंड एम्प्लॉयर कहता कि भाई जो लोग टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स होते हैं उनको हम परमानेंट एम्प्लॉयमेंट ही नहीं ऑफर करते, तो आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलने वाला जो आपकी पीआर में मदद करे। तो वहाँ पे भी मेरा पत्ता कट गया। उसके बाद भाई बात आई मेरी, एक मैंने जॉब ढूंढी थी और फील्ड की थी, ठीक है, वो अलार्म सिक्योरिटी सिस्टम जैसी थी कुछ टेक्नीशियन करके। एंड वहाँ पे मैं 2 हफ्ते गया एंड आई रियलाइज कि भाई ये जॉब मेरी बस की नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जॉब में काम था वर्किंग एट हाइट्स एंड आई हैव फियर ऑफ वर्किंग एट हाइट्स। वर्किंग क्या, मेरे को फियर ऑफ हाइट्स है बेसिकली। तो 3-3 मंजिल लंबी भाई पौड़ियाँ लगा के अगले बिल्डिंगों के बाहर क्या क्या ठोका टाकी करते थे। मैं कहा ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। 2 हफ्ते गया, उसके बाद मैंने खुद ही उन्हें बोल दिया कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं बेसिकली ये सब चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि ये मतलब मेरी इतनी ज़्यादा स्मूथ जर्नी नहीं थी जितनी आपको शायद लगती हो देख के कि भाई ये बंदा तो बढ़िया है, आज पीआर भी हुआ पड़ा है, बढ़िया यहाँ पे डाउनटाउन में रह रहा हूँ मैं कैलगरी में अपार्टमेंट में, जल्दी होपफुली घर वगैरह भी ले लेंगे। एंड आज आईटी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम जॉब चल रही है, वीडियोस बना रहे हैं, तो लोगों को देख के काफ़ी ग्लैमरस सा लगता होगा कि यार बड़ी स्मूथ लाइफ है इसकी, बड़ी बढ़िया रही है। बट ऐसा नहीं था यार, मतलब एक के बाद दूसरा भटका तो ज़िंदगी में पड़ता ही रहा है। बस मैंने उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं है, जो हो गया सो हो गया, उसको पीछे छोड़ो। अब आगे क्या करना है, अपने गोल तक कैसे पहुंचना है, इस हर्डल को पार करके, उसके बारे में ज़्यादा सोचने में ध्यान दिया है। तो इन शॉर्ट अगर बात करें कि यार डू आई रिग्रेट मूविंग टू कनाडा, सो फार नो, ठीक है। अभी आज की डेट में मैं बता सकता हूँ 10 साल बाद कनाडा की क्या सिचुएशन होगी, मैं अपने गोल्स अचीव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे लाइफ चल रही होगी, मेरे हिसाब से लाइफ में जी रहा हूँ नहीं जी रहा हूँ, वो तो तभी बता पाऊंगा। अभी के हिसाब से मैं कहूँगा सो फार नो रिग्रेट्स आफ्टर मूविंग टू कनाडा एंड नो प्लान्स मूविंग बैक टू इंडिया, क्योंकि अभी तक तो सारा कुछ सही चल रहा है, पॉजिटिव अप्रोच ही अभी तक तो मेरी। जो भी गोल्स बनाए हैं काफ़ी ज़्यादा मार्केट रिसर्च एनालाइज वगैरह चीज़ें करने के बाद बार बार मैं अपने आप को असेस भी करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक हूँ, जो मेरी सोच है वो ठीक है, क्या मैंने अभी तक जो पास में डिसीजंस लिए उनको कुछ बढ़िया कर सकता था तो क्या कर सकता था, कैसे कर सकता था। तो मैं भाई बहुत ज़्यादा आप कहते हैं ना भाई क्रिटिकल थिंकिंग, मैं वो करता हूँ।
ठीक है। मेरे को भाई ये चीज़ें मैंने कभी रिव्यू में लिखी नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाला इंसान हूँ। तो अभी तक तो मेरी ज़िंदगी ठीक ही चलती आई है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस भाई जो माइंड सेट डेवलपमेंट हुई है। अब इंडिया में मानता हूँ भाई कॉलेजेस वगैरह में जाके काफ़ी मस्तीबाजी करते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स होती हैं इंडिया में, कॉलेज के फेस्ट होते हैं, बंदे पता नहीं क्या पार्टियाँ शार्टियाँ करते हैं, ये वो है ना, खूब इंजॉय करते हैं। मेरे को कभी लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिली नहीं। अपनी लाइफ मैंने जो बताया आपको थोड़ी क्विक समरी में, तो काफ़ी ज़्यादा धक्के खाने वाली ही रही है अभी तक। लेकिन मैं कहूँगा उसकी वजह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काफ़ी हो गई है। तो उसकी वजह से जो लाइफ में आ गई काफ़ी आपको जंप स्टार्ट मिल जाता है काइंड ऑफ। जैसे अगर मेरी एज में अगर मैं इंडिया रह रहा होता तो शायद मेरी इतनी माइंडसेट डेवलपमेंट नहीं होती। मेरे को नहीं पता था कि भाई क्या ज़िंदगी में करना क्या है, कैसे करना है, क्या अप्रोच रखनी चाहिए, ठीक है। दुनियादारी की इतनी समझ नहीं होती, ठीक है। डिसीजन मेकिंग की इतनी स्किल्स नहीं होती जो आज की डेट में हो गई हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया रही हैं। सो फार मैं कहूँगा कोई रिग्रेट नहीं है। और अगर आप भी कनाडा आना चाहते हो तो मेरे दोस्त मैं रेकमेंड करूँगा नंबर 1 कि अगर आप डिग्री के बाद आए बेस्ट रहेगा। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो, अगर आपके जॉब करने का प्लान है तो भाई डिग्री करके आएँ, यहाँ पे आके मास्टर्स वगैरह कर लें, साल की 2 साल का जो भी प्रोग्राम लोगे, PR भी हो जाएगी, करियर भी बढ़िया स्टार्ट हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा काम। अगर आप पढ़ाई वगैरह ऑलरेडी इंडिया में कर चुके हो, जॉब करो तो भाई PR लेके ही आओ। स्टूडेंट लाइफ पे आना लास्ट ऑप्शन रखो अपना, क्योंकि इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। लाइक आई डिस्क्राइब्ड, इसने मेरी ज़िंदगी के 3 से 4 साल ले लिए थे। जवानी के 3-4 साल मेरे सिर्फ PR होते होते चले गए। उसके बाद एक्चुअली इंसान सोचने बैठता है मैं ज़िंदगी में करूँ तो करूँ क्या, किस चीज़ में करियर बनाऊँ, कौन सा बिजनेस खोलूँ। उसके बाद बातें स्टार्ट होती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्चुअली में फिर उसी साइकिल में फंसे रह जाते हैं, उसी जॉब में जाते रह जाते हैं। उन्हें एक्चुअली मौके नहीं मिलता सोचने का, समझने का कि भाई गवर्नमेंट क्या गेम खेल रही है, इकोनॉमी कैसे चल रही है, और हमें कैसे अपनी ज़िंदगी में करियर सेट करना है, कैसे ज़िंदगी बनानी है। यार बस ये एक मेरी वीडियो थी जिसमें कि मैं अपने थॉट्स एंड जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहता था। उन लोगों को जवाब देना चाहता था जो कहते हैं कि भाई इतनी दिक्कत हो रही है तो वापस क्यों नहीं आ जाते हो। भाई दिक्कतें सबको पता इंडिया में भी हैं, तभी हम इंडिया छोड़ देते हैं, दिखते हैं यहाँ पे भी। इसका लगे थोड़ी भाई यहाँ पे छोड़ के कहीं और निकल जाए, वहाँ पे दिक्कतें मिलेंगी, वहाँ पे छोड़ के फिर कहीं और निकल जाए, तो दिक्कत होने वाली है। अब आपको ये देखना कि भाई आप कौन सी दिक्कत से काम चला पाओगे, ठीक है। हर एक जगह पे जाओगे कोई ना कोई दिक्कत मिलने वाली है। अब आप किस दिक्कत को टैकल कर पाओगे, किसके साथ समझौता कर पाओगे, वो आपको देखना है। तो अगर आपको लगता है कि भाई इंडिया की दिक्कतें आपको ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं लगती, आप ज़िंदगी चला सकते हो, तो फॉर श्योर इंडिया में रहे। अगर आपको लगता है कनाडा अमेरिका की दिक्कत ठीक है, ज़्यादा हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग ठीक है, PR के लिए तो थोड़े धक्के खाना ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाएं। सो फार आई डोंट हैव एनी प्लान्स मूविंग बैक टू इंडिया और एनीवेयर एल्स। अभी तो मैं कनाडा में ही फ्यूचर देखता हूँ। अब कनाडा भी घर जैसा लगने लग गया अभी इतने साल रहने के बाद। तो यहाँ पे एक्चुअली में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। अभी मैं रिसेंटली इंडिया गया था, वहाँ पे जाके मेरे को थोड़ी विजिटर वाली फीलिंग आई थी कि मैं तो यहाँ पे घूमने ही आया हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही थी 1-1.5 महीने जो मैं वहाँ पे रहा था। तो बस यार ये एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपके साथ अपने सारे थॉट्स एंड जो भी था शेयर कर दिया, जर्नी वगैरह। अगर आपको अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसे आपको दिल करे। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।